तो चिल्ड्रन वी वर टू स्टार्ट विद व्हाट इज कॉल्ड एज लीडरशिप स्टाइल्स। ठीक है, तो लीडरशिप क्या होता है सबको पता है। विच कैन इन्फ्यूज अ फीलिंग ऑफ सर्टन काइंड ऑफ राइजिंग अप ऑफ और रेजिंग अप ऑफ एंथुजियाज्म अमंग द डिसाइपल्स और द फॉलोअर्स इज कॉल्ड एज लीडरशिप। तो सबसे पहली टाइप ऑफ लीडरशिप है दैट इज ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन। यहाँ पे क्या होता है भाई अथॉरिटेरियन में, यहाँ पे ऑर्डर्स दिए जाते हैं और इन ऑर्डर्स को आपको फॉलो करना है। आपने वो किम जोंग उनका नाम सुना होगा, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं, तो उनकी लीडरशिप स्टाइल क्या है, अथॉरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक। और डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेटिक में थोड़ा सा फर्क होता है। डिक्टेटरशिप में हम थोड़े से जंगली टाइप के भी हो जाते हैं, बट ऑटोक्रेटिक में जंगली टाइप के नहीं होते हैं, बट स्टिल देयर इज अ वेरी 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 लीस्ट डिग्री ऑफ यू कैन से फ्लेक्सिबिलिटी। जो बोल दिया वो सबऑर्डिनेट को फॉलो करना ही करना है। फ्रीडम की सिर्फ स्पेलिंग होती है, रियलिटी में कोई भी फ्रीडम जैसी चीज नहीं होती। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। चलिए, सो द लीडर विल डिटरमिन द पॉलिसीज फॉर द ग्रुप, और इनसे कोई कंसल्टेशन नहीं किया जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि ये लीडरशिप सेंट्रलाइजेशन बेस्ड है कि डिसेंट्रलाइजेशन बेस्ड, तो आपका जवाब क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन। खोपड़े में बात गई। जहां पे वो लजीज फेयर आ जाएगा, जहां डेमोक्रेटिक आ जाएगा, वहां पे डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, बस जो डिसाइड कर लिया टॉप अथॉरिटी ने वो आपको फॉलो करना है। दिस लीडरशिप इज डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब डज नॉट विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड। सर समझ गए, सीनियर कुत्ते की तरह काम कर रहा है, जो वो भौंक रहा है वो हमको फॉलो करना ही करना है। तो डॉगमेटिक का मतलब यही समझ लीजिएगा आप बस। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। अच्छा करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा करेंगे तो पनिशमेंट होगी। मतलब यहाँ पे कोई ट्रेनिंग जैसी चीज नहीं है, तो इट इज एज गुड एज बॉसिंग। तो इसको बॉस सेंटर्ड रिलेशनशिप भी हम लोग बोलते हैं। एनी डाउट्स ऑन दिस। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर जाएगा, बट अगर आप चाहते हैं कि ऑटोनॉमी टू द एम्प्लॉय दें, जहां पे एम्प्लॉय शुड कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडरशिप में पॉसिबल नहीं हो सकता। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। तो मैंने क्लास का टाइम बता दिया, यू हैव टू एडजस्ट क्लास एट दैट टाइम। तो कौन सी लीडरशिप हो गई, कौन सी लीडरशिप हो गई, ऑटोक्रेटिक। बट अगर बच्चे कह रहे हैं सर हमारी दूसरी क्लास क्लैश कर रही है, मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, स्टिल इट इज ऑटोक्रेटिक। बट अगर मैं उसको चेंज कर दूं तो इट बिकम्स डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। खोपड़े में बात गई। चलिए, सो यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं, कंसल्ट किया जाता है सबऑर्डिनेट्स को भी, और जो भी बेस्ट डिसीजन होता है एम्प्लॉयज के लिए उनका मोरल बूस्ट करने के लिए, वी यूज इट अकॉर्डिंगली। तो ये एक्चुअली ग्रुप सेंटर्ड होती है और वो बॉस सेंटर्ड थी। समझ में आ गई बात। तो एक जमाने में टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज भी ऐसे ही हुआ करती थी, जो टीचर चाहता था वही पढ़ाता था, उसी तरीके से पढ़ाता था। बट आज बच्चों को थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाती है, तो इसलिए टीचिंग टेक्निक भी डिफरेंट हो गई है। इफ द स्टूडेंट सेज कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए पहले, वो बाद में पढ़ा दीजिएगा, आई सेड ओके। तो दिस टाइप ऑफ लीडरशिप इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक। बट इफ आई सो नो, मैं अपनी ही वीटो पार यूज करूंगा और जो मेरे को सही लगेगा पहले मैं वो पढ़ाऊंगा, इट इज नोन एज व्हाट, ऑटोक्रेटिक। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। बट क्या ऐसा हो सकता है बच्चे बोले सर आज अब पढ़ने का मन नहीं, आप भी छुट्टी लीजिए हम भी छुट्टी लें, ये नहीं हो सकता। ओके, व्हाट इज लजीज फेयर। सर खाना बहुत बढ़िया बना है, जबरदस्त बना है, लजीज खाना बना है। सॉरी दैट इज नॉट लजीज फेयर। लजीज फेयर का मतलब होता है फ्री स्टाइल। आप एक तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये डेलीगेटेड फॉर्म ऑफ लीडरशिप हो गया। व्हाट, डेलीगेटेड। सो यहां पे लीडर पूरी फ्रीडम दे देगा सबऑर्डिनेट को। जैसे मैंने आपको किसी जमाने में एग्जाम्पल दिया था इंडियन रेलवेज का, फिर से दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ईयर्स अगो जब लालू प्रसाद यादव जी हुआ करते थे रेल मंत्री, तो उनको सुब्रत राय सहारा जी, अब इनकी डेथ हो चुकी है, सहारा ग्रुप का आपने नाम सुना होगा, ढेर सारे पैसे लेके लोगों को बेसहारा कर गया। मेरे परिवार का भी 3 लाख रुपए लगा हुआ है, आप लोग की कृपा रहेगी तो आ ही जाएगा। तो अब सारा श्री ने, जिनको सारा श्री के नाम से लोग जानते थे सुब्रत राय सारा जी को, उन्होंने कहा कि पूरा रेलवे का ठेका हमको दे दीजिए ऑल इंडिया, जो भी आपकी कॉस्ट है प्लस जो आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं 15-20% वील गिव यू। तो लालू प्रसाद यादव जी ने बोला कि भाई जब हम प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद, आप कैसे कमाएंगे। कह रहे हैं आप इसलिए प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे क्योंकि आपका जो स्टाफ है वो सबसे बड़ा चोर है। वो लोगों को ट्रेन में सफर तो कराता और अपनी जेब भर लेता है, टिकट का जो रेवेन्यू है डब्ल्यूटी का वो रेलवे के पास नहीं आता। तो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि भाई क्या किया जाए, तो ही सेड गिव देम ऑटोनॉमी। जो टिकट कलेक्टर जितना चलान काट के लाएगा, डब्ल्यूटी जो ट्रैवल कर रहे हैं पैसेंजर्स, उनको उस हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा, उस हिसाब से उनका प्रमोशन किया जाएगा। तो गिव देम ऑटोनॉमी, रेलवे भी प्रॉफिट में आ जाएगा और अपने इंप्लॉइज की सैलरी थोड़ी टाइम टू टाइम बढ़ाते रहिए। तो किस टाइप ऑफ लीडरशिप की यहां पे बात हो रही है, लेजीज फेयर। तो इट इज
सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप, जो सबॉर्डिनेट को ठीक लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए वो फॉलो हो जाएगा। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल, सबको समझ में आ गया। तो अगर आपके घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम है, जो दादाजी पापा डिसाइड कर लेंगे वही करना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड एज अथॉरिटेरियन। इज दैट क्लियर? आपसे भी कंसल्टेशन किया जा रहा है, वो भी अपनी अकल लगा रहे हैं, मिल बांट के डिसीजन ले लिए गए। इट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक। बट अगर आपकी जनरेशन पे सब कुछ छोड़ दिया गया, आप ही ले आइए क्या कहते हैं कवाली वाले को, आप ही डीजे वाले को ले आइए, आप ही बैंक्वेट हॉल चूज कर लीजिए, आजकल ऐसा ही होता है, बस पापा भी ऐसे से हाँ करते हैं। इज दैट क्लियर? तो कौन सी लीडरशिप हो गई? लेजीज फेयर और फ्री रेन लीडरशिप। दूल्हा दुल्हन ने डिसाइड कर लिया, बाकी सब गेस्ट की तरह वहां चले आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? चलिए, सो तीनों तरह की लीडरशिप क्लियर हो गई। तो दिस टाइप ऑफ लीडरशिप रिप्रेजेंट्स व्हाट चिल्ड्रन? ऑटोक्रेटिक, जो बॉस ने बोला वही सब फॉलो करेंगे, यहां पे सबके डिसीजंस वैल्यूएबल होंगे। इट इज डेमोक्रेटिक। एवरी सबऑर्डिनेट विल बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, जो लीडर होगा वो सिर्फ उनकी बात सुन के यस और नो ही बोलेगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो अगर हम बात करें कंपनीज लाइक टाटा, इन्फोसिस, रिलायंस, ऐसा नहीं है कि जो मुकेश अंबानी ने डिसाइड कर लिया रिलायंस में वही होगा। नो, ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी की पर्सोनल्स हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग सीईओज हैं, हर कंपनी के उनके अलग अलग मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, दे ऑल डिसाइड एंड कंसल्ट विद द चेयरमैन मुकेश अंबानी एंड देन डिसीजंस आर फाइनलाइज्ड। कौन सी तरह की लीडरशिप की बात हो रही है? किसकी? फ्री रेन या लजीज अफेयर की। समझ में आ गया? अभी आपने उड़ी मूवी देखी होगी, कैसे वहां पे प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट किया गया था, वो पूरे स्टाफ से, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज से, आर्मी नेवी सबसे डिस्कशन करके डिसीजन लेते हैं। कौन सी लीडरशिप हो गई? कौन सी? लेजीज फेयर या फ्री रेन? नहीं, डेमोक्रेटिक नहीं होगी। डेमोक्रेटिक तब होगी जब हम सो कॉल्ड एज अ सीनियर जो हैं, इन सब की राय मशवरे के हिसाब से काम कर रहे हैं। बट यहां पे हम हर इंसान को उसके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। मतलब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सबॉर्डिनेट के पास होगी। तो अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोले नहीं ये काम ऐसा होगा, प्राइम मिनिस्टर बोलेगा यस, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम है, हम रिपब्लिक में हैं, हम डिक्टेटरशिप अमेरिका की तरह नहीं चलाते। तो जो फाइनल सिग्नेटरी है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ही होंगे। बट एक्चुअली में डिफेंस के मैटर्स में ये लोग इंटरवीन नहीं करते हैं। जो भी हेड चीफ मार्शल हो गए, जो भी ब्रिगेडियर हो गए, या जो भी हेड्स ऑफ द नेवल फोर्सेस या एयरफोर्स या डिफेंस सर्विसेज हैं, जो बोलते हैं होता वही है। प्राइम मिनिस्टर के सिर्फ एक साइन लिए जाते हैं, उनका कोई से होता नहीं है उसके अंदर। तो इट इज व्हाट? फ्री रेन। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट लाइक डेमोक्रेटिक। वो कहते हैं डेमोक्रेटिक है, बट देर आर सर्टन सर्विसेज, जैसे मैंने आपको अभी डिफेंस सर्विसेज के बारे में बताया। तो कभी भी डिफेंस के टॉप बॉस को प्रेसिडेंट की परमिशन लेके अटैक नहीं करना है, उनकी प्री परमिशन है। अगर आपको लग रहा है कि भाई सामने वाली जो सेना है वो हमारे ऊपर अटैक कर रही है, तो बिना आप हमसे पूछे देश के हित में डिसीजन ले सकते हैं। इट इज व्हाट? फ्री रेन। खोपड़े में बात गई। बट अगर कोई नया कानून है तो जब तक प्रेसिडेंट का एक्सेंट नहीं मिल जाएगा, असेंट नहीं मिल जाएगा, तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। देन इट बिकम्स व्हाट? डेमोक्रेटिक। अब यूएस की बात करें, इज दैट क्लियर? यूएस में हाई कोर्ट नहीं होता है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ है, और प्रेसिडेंट ने जो बोल दिया वही माना जाएगा। वहां पे प्राइम मिनिस्टर सिस्टम भी नहीं होता। इट इज व्हाट? ऑटोक्रेटिक या बॉस सेंटर्ड। जैसे अभी अमेरिका में डोनाल्ड डक, अरे मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शपथ ली, उन्होंने काफी कंट्रीज को जो फॉरेन ग्रांट्स दी जाती थी उनको स्टॉप कर दिया, एक्सेप्ट 2-3 जहां भी वॉरलाइक कंडीशंस चल रही हैं। तो वहां प्रेसिडेंट ने जो बोल दिया वो हो गया। इट इज विच टाइप ऑफ लीडरशिप? ऑटोक्रेटिक। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है, हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में डिस्कशंस होते हैं, वहां जो होगा वो डिसीजन लिया जाएगा। इट इज व्हाट? डेमोक्रेटिक। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? चलिए आते हैं अपने अगले पार्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन में, इस चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कम्युनिकेशन। क्या है? तो स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके थे, what you want to express in front of other, and you want that it should be understood in the same manner as you want it to be understood. Like मैं अगर आपको बोलूं today's lecture is very important, और इससे लोगों की क्लास में जनसंख्या बढ़ गई, तो मतलब मेरा कम्युनिकेशन ठीक था। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूंगा यहां पे। मान लीजिए कि मैंने किसी पर्सन से बोला दैट आई वॉन्ट टू सेल, वॉन्ट का बांट हो गया, sell my car for ₹10 crores। सामने वाला कह रहा है yes I wish to buy but at ₹9 crores। तो this in the language of law
इज कॉल्ड एज एन ऑफर। बट सामने वाला कह रहा है मैं 10 करोड़ नहीं दूंगा, मैं 9 करोड़ दूंगा, तो क्या उसने मेरे ऑफर को उसी तरीके से एक्सेप्ट किया जैसे मैंने बोला? नो। तो सामने वाला कह रहा है 9 करोड़ में बेचना है, तो बताइए। तो जो मैंने बात बोली ऑफर, अगर वो कह रहा है यस आई एम विलिंग टू बाय, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस। तो आपने जो टर्म सामने वाले के ऊपर रखे वो उसी में यस बोल दे तो इस ऑफर का एक्सेप्टेंस होता है। अगर उसने डिविएशन किया तो उसने उल्टा एक ऑफर दे दिया, नेले पे दहला कर दिया, तो इट बिकम्स व्हाट? काउंटर ऑफर। तो ऐसे ही कम्युनिकेशन में होता है, जिस बात को जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपने उस तरीके से ही समझा और इंटरप्रेट किया, देन कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। बट इफ योर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज डिफरेंट, देन कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट। टीचर ने बोल दिया बच्चे को होमवर्क ना कंप्लीट हो, कल से स्कूल मत आना, बच्चा एब्सेंट ही हो गया 15 दिन के लिए। टीचर कह रहा है कहाँ गायब थे? आप ही ने कहा था होमवर्क ना कंप्लीट मत आना, हम नहीं आए। तो क्या आपने बात सही से समझी? और क्या सर टीचर ने बोला था होमवर्क ना कंप्लीट हो मत आना, हम नहीं आए। अरे टीचर के कहने का भाव क्या था? होमवर्क कंप्लीट कर लेना। बच्चा कह रहा नहीं सर आपने बोला था जब तक कंप्लीट ना हो तब तक मत आना, हम डिसाइड कर रहे थे कोई एंजल आएगी कंप्लीट कर जाएगी तो हम चले चलेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट। एनी डाउट्स टू एनीबडी? चलिए, तो भाई कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। कुछ लोग बोलते हैं कोट पैंट पहन के कम्युनिकेट किया तो फॉर्मल हो गया, जीन्स टी शर्ट निकर पहन के कम्युनिकेट किया तो इनफॉर्मल। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस हैं जहां पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस नजर आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉर्मल। मैं अपने पापा से हमेशा फॉर्मली कम्युनिकेट करता था, मेरी सिस्टर हमेशा इनफॉर्मली कम्युनिकेट करती थी। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? लाइक मैं तो पापा को पापा ही समझता था, वो पापा को हमेशा मित्र समझती थी। और ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है ना टनाटन, तो इट इज व्हाट? इनफॉर्मल। समझ में आया? तो दोस्ती यारी में जो कम्युनिकेशन होता है इट इज व्हाट? इनफॉर्मल। कहां मर गए थे इतने दिन से नजर नहीं आए? इट इज व्हाट? आर यू स्टिल अलाइव? तो ये क्या हो गया? फॉर्मल। खोपड़े में बात गई। अरे इंसान नजर आ रहा है और कह रहे कहां मर गए थे, अरे मरा होता तो जिंदा कैसे हो गया? तो क्या हो गया ये? इन आर यू स्टिल अलाइव मतलब जिंदा हो, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इट इज व्हाट? फॉर्मल। तो दैट कम्युनिकेशन जो प्रॉपरली सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर चलता हो, इट इज नोन एज फॉर्मल। मान लीजिए कि भाई आपको मोदी जी को इनवाइट करना है अपने पापा मम्मी की 25th मैरिज एनिवर्सरी में, फोन करे हो मोदी ठीक हो, कल आ जाना परसों जरा। तो ये नहीं हो सकता। आप मोदी जी को इनवाइट करेंगे, प्रॉपर आपको पीएमओ ऑफिस में एक इनविटेशन कार्ड विद द इनविटेशन लेटर एंड ऑल भेजना पड़ेगा, इट इज व्हाट? फॉर्मल। मेरे एक फोन कर रहे हैं सर वो गेस्ट थोड़े कम पड़ गए सर, भीड़ बनी है, आप आ जाइएगा सर, इट इज व्हाट? इनफॉर्मल। तो भंडारे में जो आ रहा है खा रहा है, इनफॉर्मल। बट अगर वेडिंग वगैरह का इनविटेशन दिया गया बर्थडे पार्टी का तो फॉर्मल। खोपड़े में बात गई। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कुछ बोले तो डाउनवर्ड, और सबऑर्डिनेट बदले में फॉलो अप करके रिप्लाई करे तो अपवर्ड। इज दैट क्लियर? सेम लेवल ऑफ मैनेजर्स बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल हो गया। एनी डाउट्स टू एनीबडी? चलिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन समझ में आ गया। ओरल फॉर्म में भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में, बट जनरली जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है दैट इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड। आपने कभी हेल्पलाइन पे बात की होगी, तो आपको वो बोलते हैं ना हेल्पलाइन वाले मैनेजर अंकल कि भाई ये आप रिकॉर्डेड लाइन पे बात कर रहे हैं तो शब्दों का चयन सोच समझ के करें। तो इट इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट? फॉर्मल। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। अभी एक बच्चा एक दिन क्लास में एब्सेंट था, अपने दोस्त से पूछा था ओए आज क्लास में क्या हुआ, गलती से मैसेज मेरे पास चला आया, तो मैंने लिख दिया पढ़ाई हुई। तो मेरा जो रिप्लाई था दैट वाज ओए। अब दोस्त का नाम ओए है क्या? हाँ सर वो ओएस खाता था, उसका नाम ओए रख दिया। तो दैट इज व्हाट? इनफॉर्मल। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? अब मान लीजिए किसी को सुपारी दी गई किसी का कत्ल करने के लिए, इट इज फॉर्मल। बट बाइक पे बैठा कोई किसी को ले गया और उड़ा दिया, तो इट इज व्हाट? इनफॉर्मल। बात समझ में आ गई भाई? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा होता है जहां पे कोई वैलिड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन तो नहीं है, कोई भी किसी से बातचीत कर सकता है। तो मान लीजिए मोदी जी एक दिन चले गए पार्लियामेंट की कैंटीन में, और वहां के कैंटीन वाले से पूछे और भाई तुम्हारा हिसाब किताब सब ठीक चल रहा है ना, ठीक ठाक पैसा कमा रहे हो ना, इट इज इनफॉर्मल। बट अगर वो हॉस्पिटैलिटी स्टाफ से, या जो वहां का केयर टेकिंग डिपार्टमेंट या केटरिंग एजेंसी जिसको ठेका दिया गया है उससे पूछे भाई तुम्हारे बिल्स वगैरह टाइम पे पास हो जाते हैं कि नहीं, दैट विल बी कॉल्ड एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। समझ में आ गया? अभी शपथ ग्रहण समारोह था मोदी जी का इस साल का, तो मेरा एक मित्र है डॉक्टर है रंजन बाजपेयी, तो उसको इनविटेशन आया, नालायक बताया नहीं हम लोग को कि हम जा रहे हैं, तो हम लोग भी लद लिए होते उसके साथ ही। तो उसको इनविटेशन आया तो कार्ड डिस्प्ले कर रहा था, फिर खूब बच्चों ने उसको सुनाया, दोस्तों यारों ने। अब क्या क्या सुनाया वो तो नहीं बता सकते दोस्त थे भाई। तो दैट वाज
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बट जो उसको आया था इन्विटेशन, दैट वाज फॉर्मल। समझ में आ गया? टीचर ने होमवर्क दिया, सबकी कॉपी चेक करने के लिए बोला, मॉनिटर से इकट्ठी कर लो कॉपी, इट इज फॉर्मल। एक बच्चे ने अपनी कॉपी सबमिट कर दी, कॉपी चेक हो गई, दूसरे कवर लेके उसने चढ़ा के दिखा दिया, इट इज इनफॉर्मल। समझ गए भाई? सो देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन तेजी से फैलती है और जनरली मैनेजर उसको तब यूज करता है जब उसे तुरंत पता लगाना हो कि किसी भी चीज का इफेक्ट मेरे एम्प्लॉइज पे क्या हो रहा है। डीमेरिट्स क्या है भाई? एक तो अफवाह फैलाने में ये बड़ा तेज काम करता है, और र्यूमर्स फैलाने के साथ साथ जो वर्क कल्चर है वो भी पूरी तरह से हैम्पर हो जाता है। समझ में आ गया? बाबू बनारसी का समोसा बहुत टफ है खाना। दिस इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। नाउ दो स्टूडेंट्स हु आर कनेक्टेड ऑनलाइन, अगर वो मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ शोर है, गिटार की तरह आवाज आ रही है, इट इज कॉल्ड एज अ बैरियर। ऑफलाइन क्लास में कुछ बच्चे कह रहे हैं सर गंगा जी नहाने गए थे, पता नहीं क्या बालू कीचड़ चला गया है, तो सर सुनाई नहीं दे रहा, कान खराब हो गया है, इट इज अगेन अ बैरियर। काफी लोग कह रहे हैं नहाने चलो, मैंने कहा अभी मत जाना, अभी बहुत लोग बाहर से आ रहे हैं, भंडारे में खाना भी खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं। समझ में आ गया? और ढेर सारी व्यवस्था भी नहाने के साथ साथ की गई है। खोपड़े में बात गई, अभी ना नहाने जाओ, उन लोग को नहा लेने दो, 15 दिन तक पानी स्वच्छ होने दो, उसके बाद देखा जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अभी नहाने से बचे लोग, अपने घर में ही नहाए। तो चलिए बैरियर स्टार्ट करते हैं। सिमेंटिक बैरियर, कुछ लोग सोचते हैं सीमेंट की दीवार बन गई तो बैरियर क्या हो गया, सिमेंटिक। ऐसा नहीं है। वेयर द मैसेज इज वेरी 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 बैडली एक्सप्रेस्ड। अभी एक दिन एक बच्चे ने मेरे को मैसेज लिखा, आई एम नॉट कम इन ऑफलाइन क्लास, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगा दिया, फिर स्टार्ट हो गया कैपिटल से, आई एम नॉट कनेक्ट ऑफलाइन ऑल्सो। अब उल्टा लिखना चाह रहा था, गॉट इट क्लियर? और उल्टे में भी अंग्रेजी महा उल्टी हो गई। तो दिस मैसेज इज बैडली एक्सप्रेस्ड। बट मेरे को पता था उसके 34 नंबर 10वीं में आए, मैं समझ गया कहना क्या चाह रहा है, ना ऑफलाइन क्लास में आ पाएंगे ना ऑनलाइन क्लास। बट अभी हंसना बाकी है। आगे लिखा था शेयर यूट्यूब लिंक, तो मैंने यूट्यूब का लिंक शेयर कर दिया। कह रहे सर इससे तो ऐप डाउनलोड हो रहा है, तो मैंने, तुम्हें थोड़ा पता यूट्यूब में किसका लिंक शेयर करना है। तो द मैसेज इज बैडली एक्सप्रेस्ड। बट मैं टीचर हूं तो समझ सकता हूं कि आज के बच्चे इस माहौल में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कितनी अंग्रेजी जानते होंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। एक बार मैंने ईयर्स अगो एक वर्कशॉप अटेंड किया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ये बात हो गई 2009 की, 15 साल हो गए इस बात को। तो देर आई मेट मिस्टर विनीत जोशी जी, जो इस समय एनटीए के चेयरमैन है। उस समय वो सीबीएसई के हुआ करते थे, क्या कहते हैं, अरे ये क्या बोलते हैं, चेयरमैन साहब। आज वो एनटीए के डायरेक्टर हैं एक्चुअली में। तो उन्होंने बताया कि हमारे ऑफिस में जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है पढ़े लिखे होते हैं, सेलेक्ट हम उनको करते हैं एग्जाम वगैरह लेके, बट अगर उनको लीव एप्लीकेशन लिखने को बोला जाए तो उनको अपनी नानी याद आ जाती है। तो हमने ऑलरेडी लीव एप्लीकेशन लिख के रखी हुई है पहले से सैंपल। सिर्फ उसमें एक डैश है ब्लैंक, जिसमें आपको कॉज लिखना है, शादी में गए थे, बीमार थे, क्या थे, और कितने दिन की छुट्टी है, बस काम खत्म। मतलब ग्रामर इज सो पुअर कि प्रिंसिपल की स्पेलिंग में ए एल लगना है कि एल ई लगना है, ये तक नहीं पता आजकल के बच्चों को ठीक से। क्योंकि भाई 10वीं तो पास कर गए, 40 नंबर का तो एमसीक्यू आया था, तो एमसीक्यू बस कॉपी पेस्ट एबीसीडी आ गया उनको। इज दैट क्लियर? सरकारी स्कूल में पढ़ने तो टीचर बोलेगा बेटा सी बना के आ जाना, अगर आंसर समझ में ना आए। कॉपी चेक करने वाला अपनी गरज को, अगर ए होगा तो इसको ए भी बना देगा, डी भी बना देगा, और इसको डी भी बना देगा। इज दैट क्लियर? तो कभी आंसर ना है तो सी बनाना। इसीलिए हमारे देश में केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट बड़ा अच्छा जाता है, 100% पास परसेंटेज होता है। ओके, तो अगेन बैडली एक्सप्रेस मैसेज का सारे बच्चे मतलब समझ गए? पक्का? चलिए, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। अ वर्ड में हैव सेवरल मीनिंग। जैसे वो एक क्या कहते हैं, हॉर्न का सिंबल होता है, ऐसे क्रॉस लगा होता है, इसका मतलब क्या है, हॉर्न बजाना है डंडी लगा के। अरे मतलब नो हॉन्किंग, हॉस्पिटल और स्कूल्स के बाहर ऐसा होता है। तो भाई इस केस में लोग समझ नहीं पाते चीजों को और गलत फॉलो कर लेते हैं। एक बार रेड कलर की लाइट जल गई और किसी को कलर ब्लाइंडनेस था, उसको लाल भी हरा नजर आ रहा है, और वो गाड़ी निकाल दिया। तो इट इज अगेन विच टाइप ऑफ बैरियर? सिमेंटिक बैरियर। फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब आप समझ गए होंगे। इफ आई से नो क्लास, अब नो क्लास के आगे कुछ लिखा ही नहीं, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स भी मान सकते हैं लोग, सिर्फ टुडे भी मान सकते हैं, टुडे एंड टुमारो भी मान सकते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉल्टी ट्रांसलेशन। आप घर के बाहर खड़े थे, घर के बगल में शर्मा जी रहते थे आपके, उनके घर में मेहमान आए, उन्होंने पूछा शर्मा जी कहाँ हैं, गए। अब गए का मतलब क्या है, सब्जी मंडी गए या परमानेंटली दुनिया से चले गए? गए हैज टू इंटरप्रिटेशंस, इज दैट क्लियर? तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉल्टी ट्रांसलेशंस। समझ में आया? समझ में आया? पक्का? टेक्निकल जागरण,
जागरण नहीं है, जैरगॉन है। जैसे स्पेशलिस्ट यूज टेक्निकल लैंग्वेज लाइक टैरिफ एंड कोटा, देयरफॉर वर्कर्स मे नॉट अंडरस्टैंड देम। अगर हेड साहब बोले मीटिंग होने वाली है, डायरेक्टर साहब आएंगे, काइंडली रीफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग। अब रीफ्रेन का मतलब क्या है? रीफ्रेन का मतलब क्या हो भाई? कृपया करके मुंह बंद रखो। और रीफ्रेन का मतलब लोग रीफ्रेम समझ गए, जो बोल रहा हूं और अच्छे से बोलो। खोपड़े में बात गई। तो मेनी ए टाइम इट हैपेंस कि आपको कोई टेक्निकल शब्द समझ में नहीं आ रहा। जैसे कभी कभी एज अ टीचर मैं बोलता हूं, राइट कैपिटल ए, तो बच्चे लिखते हैं कैपिटल ए। अरे ये नहीं लिखना है कैपिटल ए, बस ये हो गया काम खत्म। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? चलिए, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन आपने लिखा वोंट बी एबल टू अटेंड द क्लास टुडे एज नॉट फीलिंग वेल, तो मैं एक अंगूठा बना दूं, मतलब ठेंगा तुम्हारी तबियत में, इसको मतलब ही नहीं। नो, अगेन ये फॉल्टी ट्रांसलेशन है आपका। अंगूठा बना, ओके टेक केयर मतलब हो गया। कभी कभी कुछ लोग मैसेज लिख देते हैं ASAP। अब असाप का मतलब क्या होता है? आपके घर में सब सांप है? एज सुन एज पॉसिबल, जेंजी लैंग्वेज है ये सब। अब हमारे तो सर के ऊपर से निकल जाती है। और एक बार एक बच्चे ने लिख दे, मतलब लल्लू हो क्या, इसका मतलब क्या होता है? लाफ आउट लाउड। खोपड़े में बात गई। खैर हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं, हम धीरे धीरे ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, सो टेक केयर ऑफ आवर फॉरेन गेस्ट। टेक केयर का मतलब क्या है? उनको डिब्बे में बांध दें, बाहर जाने नहीं दें। मीन्स टू से कि इनको ट्रांसपोर्ट अकोमोडेशन वगैरह ठीक ठाक मिल जाए। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? चलिए, बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, देख लेंगे तुमको, देखो ना, अंधे हो गए हो क्या? स्कूल के बाहर मिलो, वहां देख लेंगे, क्यों अंदर क्या अंधापन शिकार हो गया है? तो दैट इज बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। जैसे लोग कहते हैं मतलब चल बाड़ो, नो, आगे चलिए। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। अभी जैसे मैं सुन रहा था प्रयागराज के डीएम साहब कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे लोग काफी आ रहे हैं मेले में, तो आप कोशिश करके घर से बाहर ना निकले, या अगर निकल रहे हैं तो दो भैया लेके निकले, और जो बूढ़े वृद्ध लोग हैं उनको एक जगह दूसरी का ड्रॉप कर दें। अब लोग यहाँ पे वो ले आए, क्या कहते हैं, अरे मोदी जी का एक बड़ा फेमस शब्द था, अरे बड़ा फेमस शब्द था, क्या था भाई? एक सेंटेंस था, मेरे को याद नहीं आ रहा। आपदा में अवसर ढूंढिए, हाँ। तो लोग एक pontoon पुल से दूसरे pontoon पुल लोगों को बाइक पे बैठा के सड़क पार करवा रहे हैं और 50 रुपए वसूल रहे हैं। इज दैट क्लियर? फॉल्टी ट्रांसलेशन। ये थोड़ा बोला गया लोगों की हेल्प करके 50 रुपए ले लो उनसे, बट लोग ऐसा ही समझ रहे हैं, आपदा में अवसर। ओके, समझ में आ गया सारे लोगों को सिमेंटिक बैरियर क्या होते हैं? चलिए, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं भाई? साइकोलॉजी का टीचर एब्सेंट हो गया, साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही, ये हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर? नो। जो बोला जा रहा है वो आप समझ नहीं रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, जल्दी सर क्लास ओवर करें, जाए फिर कुंभ मेला नहाए आए। इज दैट अंडरस्टूड? डिस्ट्रस्ट, सामने वाले की बात पे आपको कोई विश्वास है ही नहीं। जैसे व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस रिवीजन क्लास एंड ऑल, स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक दो बच्चे पूछने लग गए, सर पुराना मटेरियल तो नहीं टिका देंगे? मैंने कहा नहीं, 2025 के साथ पुराना देंगे, क्योंकि जो पुराना है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जैसे आज की एनसीईआरटी की बुक की बात करें, सॉरी फॉर यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज इन क्लास, एनसीईआरटी की अब बुक से कम मैगजीन कन्वर्ट हो गई है। तो पहली किताब में तो बहुत ढेर सारा लिखा होता था। जैसे आईआईटी में बोला जाता है भाई एनसीईआरटी के किताब से सब कुछ पूछा जाएगा, कौन सी वाली एनसीईआरटी ये नहीं बताया गया। और ये एनसीईआरटी है 2010 वाली, जो इतनी मोटी हुआ करती थी कम से कम। आजकल तो एनसीईआरटी एकदम सूंघने के बराबर है बस। पहले एनसीईआरटी मेन कोर्स थी, अब एनसीईआरटी स्टार्टर बन चुकी है। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आ गया? तो अब यहां पे डिस्ट्रस्ट है कि जो सामने वाला कम्युनिकेट कर रहा है आपको उसकी बात पे विश्वास है ही नहीं, तो आप उसकी बात को क्या ध्यान से सुनेंगे? बिल्कुल भी नहीं। केजरीवाल जी की बात आपने तो सुनी होगी बहुत ढेर सारी, खूब लोगों को बेवकूफ बना बना के अपना जेल में चले गए, पैसा पीट लिए। तो अब केजरीवाल जी अगर कुछ बोलेंगे तो क्या दिल्ली की जनता उनकी बात सुनेगी? शायद प्रैक्टिकली नहीं सुनेगी। प्री मेच्योर इवेल्युएशन, अरे ये हमें क्या सिखाएंगे, हमें तो सब कुछ आता है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? आप बोलने वाले की जुबान खुलने से पहले ही समझ लेते हैं कि सामने वाला एकदम कौन है, ढपोड़संग है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, बुद्धि की कमजोरी का एहसास। जो सामने वाला बोल रहा है वो आपको समझ में कम आ रहा है, इसलिए आप चीजों को मिस इंटरप्रेट कर गए हैं।
अगला है बच्चों हमारे कंटेंट में फुल पर्सनल बैरियर, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। अगर मैंने इनके सामने कुछ गड़बड़ बोल दिया, हो सकता है मेरी नौकरी चली जाए। तो मैनी अ टाइम सबॉर्डिनेट बोलने से भी काफी हेजिटेट करता है, कतराता है, डरता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट्स, ही मे नॉट सीक एडवाइस। अगर किसी सीनियर पर्सन को, सुपीरियर को लग रहा है कि जो मेरे सबॉर्डिनेट एकदम बैल बुद्धि हैं, क्या वो आपसे जानकारी लेंगे? नॉट एट ऑल। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, आप चाहते ही नहीं सामने वाले से बात करना बिकॉज यू डू नॉट लाइक हिम और हर। तो हो सकता है कि आपके पास एक अच्छा आइडिया भी होगा, तो आप भी उनके सामने बोलेंगे कुछ भी नहीं। आपको लग रहा है बोलने से फायदा क्या, इंसेंटिव तो किसी और को मिल जाएगा, तो क्यों मैं अपनी जुबान खोल के सामने वाले की तरक्की करूं? तो आप अपनी जुबान बंद रखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है भाई? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आपको बोलने की परमिशन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और आपकी पार्टी के ही एमपीज ने मिलकर पीएम बनाए हैं, बट स्टिल आपकी इतनी हैसियत नहीं है, रूल्स आर सो स्ट्रांग कि आप अपनी बात को इजिली पीएम तक पहुंचा ही नहीं सकते। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक। तो खैर हमारे इंडिया में तो ऐसा होता ही है, बट हर जगह ऐसा नहीं है। अगर आप मान लीजिए यूएई में रह रहे हैं और आपको किंग से बात करनी है, तो इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट जितना हमारे देश में है। यहां भी कुंभ मेले में एक वीआईपी चलाता है, तो 2-4-10 किलोमीटर का रास्ता एकदम वीआईपी मूवमेंट के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। अब पब्लिक बेचारी मरने को तैयार रहती है, बैल तो पब्लिक भी है हमारी। इज दैट अंडरस्टूड? बट क्या करें, इस तरह के लोग हैं, खलियर काम धंधा तो कोई है नहीं, चलो मेला। और यूट्यूब इंस्टाग्राम वाले पता नहीं कौन कौन सी रील लगा देते हैं, और इसमें सब दिया, सब मेले में जा रहे हैं, सब मेले में जा रहे हैं, सब मेले में जा रहे हैं। लॉजिक समझ में आ गया? हमारे यहाँ भी कुछ गेस्ट वेस्ट चले आए थे, पता नहीं उनको जाके कौन पोक पाक दिया कि सर का जुगाड़ पानी बहुत बढ़िया है, और गाड़ी में इनकी पास भी लगाओ, कहने चलिए घुमा दीजिए हमको। अब ले गए, फिर कह रहे कैसे बाहर आना पड़ेगा, मैंने गिना दिया 4-5 किलोमीटर रास्ता है। कह रहे काम करिए, राती में नला के राती मेला घुमवा दीजिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, अभी लेक्चर में लोड नहीं करूंगा, वो भी यूट्यूब चैनल में है मेरे। 11 बजे पहले खाना पीना खिलाया उनको स्टार्टर्स के साथ, स्वीट डिश का पैसा बच गया कम से कम। नहीं, लिफाफा दे के गए थे, 21-21 का दो, ऐसी बात नहीं है। पौने 4 बजे तक सवेरे घुमाया मैंने उनको, खूब वो आशीर्वाद वगैरह दे के गए हैं। बट मैं भी कुछ कम नहीं हूं, वसूल लूंगा पूरा पूरा। चलिए, कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में लेवल ऑफ मैनेजमेंट इस तरह का है कि, अगेन पहला पॉइंट ही बच्चों यहां पे आप मान सकते हैं कि आप एज अ मिडिल लेवल और एज अ सुपरवाइजरी लेवल एम्प्लॉय टॉप मैनेजमेंट तक अपनी बात को पहुंचा नहीं सकते हैं। तो रिलायंस वालों को पता है कि भाई हमारा मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर तो है नहीं, जिस प्राइस में भी जियो का हम कनेक्शन बेचेंगे लोग खरीदेंगे। बट अगर कोई बता दे कि लोग आजकल एयरटेल इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू ज्यादा यूसेज कर रहे हैं और आपका नेटवर्क लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो रिलायंस कह रहा है नहीं तुम पगला गए हो। तो अभी कुछ दिन पहले बच्चों एक इंसान ने हाई कोर्ट में, आई डोंट नो बेंगलुरु या कहीं पे, पीआईएल फाइल कर दिया है और कंप्लेन किया है कि ये कंपनीज चीट कर रही हैं लोगों को, डेटा के नाम पे अपने पैक इतने महंगे बेच रही हैं, लोगों को जबरदस्ती खरीदना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट 1-2 महीने के अंदर आने वाला है विद द रेजोल्यूशन कि भाई आप बेसिक फोन के लिए 89 रुपीज, 95 रुपीज का पैक जैसे पहले आता था वो दीजिए। जिसको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, क्या वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, तो क्यों भाई वो इंटरनेट के लिए पे करेगा? ये कंपनीज क्या बोलती है, भाई हमारा इंटरनेट तो फ्री है, हम तो कॉलिंग का भी कोई पैसा नहीं लेते हैं, इट इज जस्ट अ बेसिक फी। तो कोर्ट बोल रहा है ठीक है, अपनी कॉस्ट शीट लेके आओ, हम देखें आपकी बेसिक फी क्या, आप इंटरनेट पे कितना खर्च कर रहे हो, लोगों से कितना ले रहे हो। तो ये बातें रियलिटी में ऊपर तक नहीं जा पाई, तो लोग दरवाजा किसका खटखटाते हैं फिर? कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, मेनी अ टाइम मीटिंग्स वगैरह, सजेशन बॉक्स और कंप्लेन बॉक्स होते हैं ऑफिस में, आप कुछ भी अगर बोलना चाहते हैं तो आप वहां पे सजेशन दीजिए। बट अगेन आपका सजेशन कहां तक जाएगा? एक ऐसे पर्सन के पास जाएगा, अगर उसको उससे फायदा हो रहा है तो वो आगे उसको कम्युनिकेट करेगा, वरना कम्युनिकेट नहीं करेगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज दिस कि भाई हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इट इज हाईली सेंट्रलाइज। टॉप अथॉरिटी जब तक नहीं चाहेगी तब तक आप अपनी बात वहां तक पहुंचा ही नहीं सकते। तो मैनी ये टाइम ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में भी आता है और कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट भी चला जाता है। अभी एक मैं मूवी देख रहा था, हिसाब बराबर, उसमें वो Z5 में, तो उसमें दिखाया गया कि बैंकिंग फ्रॉड से कुछ लोग परेशान थे, पुलिस ने छानबीन भी कर ली, 22 लाख करोड़ का घोटाला भी था। बट नेताजी बोले कुछ पैसा मेरे को दे दो, बाकी तुम लेके लंदन निकल लो। अब वो तो सूझबूझ थी, यार मूवी में दिखाया गया, थोड़ी बहुत रियलिटी थी विजय माल्या के ऊपर, और बाद में लोग फंस गए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, पुलिस डिपार्टमेंट को पता है घपला है, बट अगर वो कंप्लेन कर देंगे तो उनकी भी नौकरी चली जाएगी।
जिस बैंक के मैनेजर से उनको घूस मिलती है वहां से पैसा आना बंद हो जाएगा, और अल्टीमेटली सारे के सारे लोग जेल में बंद हो जाएंगे। तो बातों को दबा दिया जाता है। लॉजिक अंडरस्टूड। स्टेटस, मैनेजर समटाइम्स फील लाइक कि अगर मैं अपने आइडियाज को फ्रीली एक्सप्रेस कर दूंगा और मेरे को पता ऑर्गेनाइजेशन में धांधलेबाजी चल रही है, तो जब मैं ही काम नहीं करूंगा तब मेरा सबॉर्डिनेट भी काम नहीं करेगा। कभी आपने मोदी जी के मुंह से सुना है कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी? दो ब्लैक मनी एग्जिस्ट इन इंडिया एट वेरियस लेवल्स एंड इन ह्यूज क्वांटिटी, बट अगर देश का प्रधानमंत्री बोल देगा कि देश का बाजा बजा हुआ है, नहीं भारत तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है, ठेंगा तरक्की कर रहा है, 86,000 पे इंडेक्स था, 75,000 पहुंच गया है, 14.26% नीचे है लार्ज कैप्स, ये तरक्की नजर आ रही है आपको? नहीं। तो सर इतना नीचे क्यों गया? 30 से 40% लोग इंडिया में जो इन्वेस्ट करते हैं दे आर फॉरेन इन्वेस्टर्स। इज दैट क्लियर? अमेरिका में पॉलिसीज सेल्फ कंट्रोल की बेटर होने वाली हैं, अमेरिकन बिजनेसमैन को वो ज्यादा बिजनेस देंगे, और इंडियन बिजनेसेस के जो वेंचर्स थे उन पे उन्होंने एक लॉक लगा दिया है कि भाई अब हम इंडियन बिजनेसेस को अपने यूएस में प्रमोट नहीं करेंगे। तो अमेरिकन जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब उनको ज्यादा ल्यूक्रेटिव पॉलिसी कहां पे नजर आ रही है? अमेरिका में। तो यहां पे शेयर बेच बेच के अपना पैसा निकाल के वापस ले जा रहे हैं। दैट्स व्हाई द मार्केट्स आर गोइंग डाउन। सर ये कितना नीचे जाएगा? मेरे को पता होता तो मैं ना बेच लेता 86,000 रुपये अपना सारा स्टॉक। इज दैट क्लियर? खोपड़े में बात गई। तो अब चीजें सबको पता है, सच्चाई सबको पता है कि भाई एक्सपोर्ट रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या, एवरीबडी नोज, बट अपने मुंह से कोई भी भोगने को तैयार नहीं है। बुलडोजर थोड़ा चलवाना है अपने घर पे। खोपड़े में बात गई। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, कैसे सर इन सबको सुधारा जाए? बोलने से पहले सोच लीजिए। कृष्ण जी ने भी बोला था दुर्योधन को, सोच लो मित्र, तुम्हें मैं चाहिए कि मेरे सेना चाहिए? दुर्योधन को कुछ समझी में ना आए तो कृष्ण जी बोले सौरभ सर से पूछ लो। कह रहे नहीं, मेरे को सेना चाहिए। अर्जुन ने मेरे को फोन किया, बताइए गुरुदेव क्या करें? मैंने, तुम कृष्ण जी का साथ पकड़ो। डोंट गो विद द प्रजा, डोंट गो विद द किंग, गो विद द किंग मेकर। और देखिए जिसने मेरी बात मानी वो युद्ध जीत गया। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर, सामने वाला जो सुनना चाहता है उसको वो सुनाइए। अगर आप उसके भलाई की बात करेंगे, अगर मान लीजिए डॉक्टर आपको बोले कचौड़ी कम खाओ, पकौड़ी कम खाओ, थोड़ा वॉक करो, समझ में आ गया? घर आ गए सुन के पापा मम्मी को आपने बात बताया, आप क्या विचार है तुम्हारा, क्या करोगे? चेंज करेंगे लाइफस्टाइल में, डॉक्टर में लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, डॉक्टर को चेंज कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर सही बातें आपको नहीं बता रहा है। ओके, बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। बहुत लोग ने मेरे को ये समझाया, बट मेरी समझ में बात आती ही नहीं है। समझ में आ गई बात? तो आप अगर प्यार से किसी को समझाएंगे शायद उसको बात 1% समझ में आए, गुस्से में समझाएंगे तो पक्का समझ में नहीं आएगा। लॉजिक समझ में आ गया? इंसानी फितरत है। किसी को बोल दीजिए यू आर लुकिंग लाइक सो कॉल्ड लायन, बड़ा खुश हो जाएगा। जानवर है, शेर भी तो जानवर है। कुत्ते लग रहे हो एकदम, कुत्ता भी एक जानवर है, बट कुत्ते को ऐसी कैटेगरी में रखा गया है कि इंसान को शेर बोल दो तो प्राइड की फीलिंग आ जाती है, कुत्ता बोल दो तो नीचे। समझ में आई बात की नहीं? समझ में आई बात की नहीं? फॉलो अप कम्युनिकेशन, भाई जहां पे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ, सॉरी एक चीज भूल गया मैं, एंश्योर फीडबैक। अगर आपने किसी को कोई काम कंप्लीट करने को दिया है तो आपको उससे फीडबैक लेना पड़ेगा कि भाई वहां तक काम कितना कंप्लीट हुआ। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब आप सबॉर्डिनेट को काम दे रहे हैं और उससे फीडबैक ले रहे हैं और पूछ रहे हैं काम कितना कंप्लीट हुआ, दिस इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? फॉलो अप। बट अगर आप सामने वाले का रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं देन इट इज फीडबैक। तो फॉलो अप और फीडबैक प्रैक्टिकली एक ही चीज है, सिर्फ डोमेन फर्क है। मान लीजिए आपसे आपका स्कूल क्लास 12th में एक फीडबैक फॉर्म भरवाता है कि भाई आप जब से स्कूल में है पिछले 12-15 साल से आपका क्या फीडबैक था, या जब आप क्लास 11-12th में आए आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट लिया तब क्या फीडबैक था। तो कुछ बच्चों ने फीडबैक दिया कि ये अकाउंटेंसी के टीचर की छुट्टी बढ़ा दो जरा, ये डेली स्कूल चले आते हैं। इज दैट क्लियर? इनको और कोकरर एक्टिविटीज में व्यस्त रखे, ये हमेशा क्लास में चले आते हैं। लॉजिक समझ में आया? इनको चाय ऐसी पिलाई जाए कि इनका पेट खराब हो जाए, स्कूल 2 दिन हफ्ते में बंद रहे। लॉजिक समझ में आ गया? आप ऐसे गंदे गंदे फीडबैक दे रहे हैं। अब स्कूल बाद में चेक करेगा कि भाई बच्चे क्यों परेशान है इस सब्जेक्ट से। अभी एक दो ऐसे एग्जांपल्स हुए, मेरे से कुछ बच्चों ने पूछा सर इज इट पॉसिबल कि कॉमर्स स्ट्रीम में अकाउंटेंसी हटा दी जाए? मैंने कहा इज इट पॉसिबल कि तुम्हारी पैदावार बिना माता पिता के कर दी जाए? चला गया। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? ये तो वही बात हुई, मटर पनीर की सब्जी में पनीर और मटर हटा दो तो बचेगा क्या? सर फ्रेग्रेंस बचेगी।
फ्रेग्रेंशियल सब्जी हो जाएगी ये। तो फीडबैक जनरली आप अपने कंज्यूमर्स या क्लाइंट से लेते हैं, फॉलो अप आप अपने एक्ट्स का करते हैं। भाई कस्टमर से टाइम टू टाइम पूछते रहो, फॉलो अप करते रहो कि भाई आपको प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, तो उसे फॉलो अप नहीं बोला जाता, उसे क्या बोला जाता है, फीडबैक बोला जाता है। समझ में आ गई बात भाई? तो जब आप जियो वगैरह में रिचार्ज करते हैं तो आपसे पूछा था ना आपको 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग दीजिए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को अपनी सर्विस को और इंप्रूव कर पाए। उनका बार बार आपसे पूछना इज व्हाट, फॉलो अप। ये उनका बार बार पूछना फॉलो अप है, आपका उन्हें रिप्लाई करना इज फीडबैक। तो फीडबैक वर्ड और फॉलो अप वर्ड में डिफरेंस समझ में आ गया? चलिए, और कम्युनिकेशन तब अच्छा होगा व्हेन यू आर अ वेरी गुड लिसनर। अगर आप ठीक से सुनेंगे ही नहीं तो आपको समझ में आएगा ही नहीं। ये शब्द है, आपकी मम्मी ने पूछा स्पेलिंग लर्न कर ली, हाँ सुनाओ पेशेंट की स्पेलिंग क्या होती है? अरे बड़ी आसान है मम्मी, पेशेंट PASHENT। मम्मी कहेंगे अरे बैल बुद्धि, ये होती है पेशेंट, ये तो पेटिएंट होता है, पेशेंट का होता है, पेशेंट तो ये होता है। एनी डाउट्स ऑन दिस? एनी डाउट्स ऑन दिस? तो पेटिएंट और पेशेंट में बात समझ में आ गई? दिस इज लिस्निंग और लिस्टनिंग। लिसनिंग समझ में आ गया? हाफ और हलफ, हलफ तो ये होता है, ये हाफ होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये कंटेंट और पार्ट ए होता है पूरी तरह से समाप्त। अगले लेक्चर में चलकर अपना आखिरी चैप्टर पार्ट बी का स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज मार्केटिंग। और कोई बचा है? मार्केटिंग है ना? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।